शनिवार को पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने पौड़ी के थलीसैंड में रोड शो किया। बलूनी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रोड शो के साथ ही बलूनी ने जनसंपर्क भी किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। बलूनी ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतेगी और बलूनी ने कहा कि वो विकास की राजनीति में भरोसा करते हैं और पहाड़ से पलायन को रोकना, युवाओं को रोजगार देना और पहाड़ का विकास ही उनका मकसद है। थलीसैंड इलाके में बलूनी एक चाय की दुकान पर रुके और स्थानीय लोगों के साथ यहां पर उन्होंने चाय पी, इलाके के विकास पर बातचीत की। इस वक्त पौड़ी जनपद के बड़े दुर्गम क्षेत्रों में है और वहाँ भी किस तरह से लंबी कतारें लोगों की हैं। लोगों में उत्साह है। लोग चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताने के लिए, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं और पूरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 400 पार का नारा हमारा संकल्प जो पूरा होने वाला है और एक सशक्त सरकार बनकर एक विकसित भारत, एक विकसित उत्तराखंड और एक विकसित गढ़वाल की जो हमारी संकल्पना है वह पूर्ण होने जा रही है। और आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे महेंद्र भट्ट। 12 बजे कार्यालय पहुंचकर बैठक लेंगे। कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक लेंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बूथ जीतने को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में महेंद्र भट्ट ये बैठक लेंगे। तो बागेश्वर के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए किशन जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, आज अल्मोड़ा के दौरे पर महेंद्र भट्ट रहेंगे, मीटिंग्स भी यहां पर लेने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा आज पूरे दिन का कार्यक्रम? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद जो है पूरे प्रबंधन समिति और कोर कमेटी अपने हाथ में ले रखी है कि किस तरह से प्रत्येक लोकसभा में क्या रणनीति बनाई जाए, प्रत्येक बूथ को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाए। इसको लेकर जो है खुद महेंद्र भट्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद अल्मोड़ा में आकर पूरे लोकसभा के कमेटी की बैठक लेंगे। इसके साथ ही अन्य बैठकें जो है भट्ट ने रखी हुई हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे कि कहां पर जो है कमी है, किन विधानसभाओं में पिछली बार जो है उनकी जीत नहीं हो पाई थी, किसमें कमजोर है, वहां के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष क्या निर्देश देने हैं। इन सबको लेकर महेंद्र भट्ट पूरे दिन जो है 3 घंटे अल्मोड़ा में मैराथन बैठकें करेंगे, जिस बैठक में अलग अलग कभी कोर कमेटी की बैठक होगी, तो कभी प्रबंधन समिति की बैठक होगी, कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। सारी बैठकों का दौर चलता रहेगा सिर्फ दिन भर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका किशन। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिडकुल के एक होटल में खिलाड़ियों के साथ संवाद करने के बाद ज्वालापुर क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने त्रिवेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार सीट से बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करने जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि 2-4 घंटे की शॉर्ट नोटिस में और ये 2.5 घंटे का रोड शो हो गया। तमाम तरह के वर्गों से हम मिल रहे हैं, समाज का कोई वर्ग अछूता न रहे। हम हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं और हर वर्ग हमें समर्थन दे रहा है। हरिद्वार में इस चुनाव में पप्पू नाम की चर्चा है। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। वहीं पप्पू कहने वाले मंत्री गणेश जोशी को जवाब पुराने विरोधी और वीरेंद्र रावत के पापा हरीश रावत ने दिया है। बोले, बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा है। हरिद्वार में बेटे वीरेंद्र रावत के नाम के साथ पिता हरीश रावत की साख दांव पर है। इसीलिए बेटे के लिए हरीश रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को राहुल गांधी से बड़ा पप्पू बताया, तो हरिद्वार में वीरेंद्र रावत की कम
पप्पू की चर्चा ज्यादा होने लगी। अब पप्पू नाम कहीं बेटे के करियर पर भारी न पड़े तो विरोधी का जवाब देने के लिए खुद हरीश रावत सामने आए। हरदा बोले कि बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है, बेटा बेटी पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। पप्पू तो हमेशा सेवक होता है, प्यारा होता है, घर का क्षेत्र का प्यारा होता है, लेकिन जो गप्पू होता है वो तो लोगों को भरमाने वाला होता है। ये तो गप्पोड़ी हैं भाजपा वाले, जो है गालबाज हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये जो गप्पू है वो समाज के लिए खतरनाक है, और पप्पू जो है जनता का सेवक होता है, प्यारा होता है। बीजेपी ने एक वक्त पर पप्पू नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया और उसी नाम से वीरेंद्र रावत और उनके समर्थकों को पीछा छुड़ाना है। समर्थक मानते हैं कि वीरेंद्र रावत की सफलता और सौम्यता से बीजेपी घबराई हुई है और पप्पू कहने वालों गप्पबाजों को पब्लिक दौड़ा रही है। वीरेंद्र रावत जी की जो सौम्यता है, सरलता है, और जो उनका लोगों से लगाव है, उसको लेकर विपक्षी जो भाजपा का ग्रुप है उसमें अशांति है और वो बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारी हार सुनिश्चित है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। गणेश जोशी जी अभी गढ़ी कैंट में कहीं गए थे अपने प्रत्याशी को लेकर, तो जैसे पब्लिक ने उनको दौड़ाया है तो निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन हिलना लाजमी है। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उनका हिला होगा दौड़ भाग करने के बाद ना, तो इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को पप्पू नाम के टैग से बचाना चाहते हैं ताकि बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे नाम से कोई नुकसान न हो, क्योंकि पप्पू नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काम खराब कर चुकी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से एक खबर है, कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल कांग्रेस को छोड़ सकता है और दिनेश अग्रवाल बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जल्दी वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। दिनेश अग्रवाल धर्मपुर सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, तो इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक और नया नाम निकलकर सामने आ रहा है। बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, यही सोचकर कई नेता हाथ खड़े कर देते हैं और अब यही हाल पार्टी अकाउंट सीज होने के बाद कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बिना पैसे के चुनाव का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इस साल की शुरुआत में ही कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे। कुंजवाल ने ये कहते हुए उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 14 करोड़ रुपए चाहिए, यानी एक विधानसभा में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। उसी खर्च के लिए अब कांग्रेस पार्टी और नेता परेशान हैं। इनकम टैक्स के नोटिस और पार्टी अकाउंट सीज होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब तक उत्तराखंड कांग्रेस को हाईकमान से चुनाव के लिए फंड नहीं मिला है, तो 19 अप्रैल तक कैसे चुनाव खिंचेगा, इसी टेंशन में पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक कार्यकर्ता खुद 100, 200, 500 रुपए जुटाकर प्रचार कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से मदद ले रहे हैं, कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। हम उसी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की कि हम बिल्कुल पंगु हो जाएं, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन कार्यकर्ता चने खाकर प्रचार कर रहा है, अपनी जेब से चाय पानी पी रहा है, खुद प्रचार पे जा रहा है। कैंडिडेट्स की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं मदद अपने कार्यकर्ताओं की कर पाए। पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर चुनाव में हाथ खाली होने की बात कहते हैं। वो भी बेटे के चुनाव प्रचार में दिक्कत की बात कर रहे हैं। तो क्राउड फंडिंग यानी लोगों से पैसा जुटाने का फार्मूला भी ज्यादा काम नहीं आया। लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खर्च की लिमिट 95 लाख रुपए है,
लेकिन पार्टी के लिए ये इंतजाम भी भारी पड़ रहा है। जो पार्टी से केंद्र से आएगा उसी हिसाब से हम उम्मीदवारों को भी देंगे। लेकिन अच्छी शुरुआत ये है कि आपने देखा होगा नामांकन के वक्त भी सारा कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और आज भी कार्यकर्ता अपने हिसाब से पार्टी का कार्यक्रम आगे चालू कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बैंक अकाउंट पर लगी रोक अब आफत बनती जा रही है। हाल ये है कि कैंपेन में कार्यकर्ता के खाने पीने से लेकर झंडे डंडे का खर्चा उठाना नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर भर्ती बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस खुलकर अग्निवीर को ही खत्म करने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने भी सैनिक वोटर्स को साधने के लिए नई प्लानिंग कर ली है। देखिए, उत्तराखंड में करीब करीब हर घर में सैनिक और पूर्व सैनिक है और इसीलिए सेना की भर्ती प्रक्रिया बदलने अग्निवीर को लाने का सबसे बड़ा असर यही नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं सैनिक वोट हाथ से खिसक न जाए, इसके लिए बीजेपी प्लानिंग में जुट गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी है, जो गढ़वाल में 24 जगहों पर तो कुमाऊं में 18 जगहों पर सैनिक परिवार के बीच जाएंगे, जबकि मैदानी इलाकों में भी 5 मीटिंग तय की गई है। उत्तराखंड का वीर सैनिक भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर रहा है, क्योंकि हमने देखा जब भंजन खंडूरी जी हमारे जब नए लोकसभा चुनाव गया तो पूरे सैनिकों ने उसी कालखंड से तो सैनिक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं आज भी, क्योंकि जब वो देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ जो उनका सम्मान का भाव है उस भाव के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर है और उनका भी सहयोग मोदी जी के इस विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान हमको चाहिए। उत्तराखंड में बिना सैनिक वोट के किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। अग्निवीर भर्ती को लेकर राज्य में एक बड़ा तबका खासा नाराज भी है और ये बात बीजेपी भी जानती है। वहीं कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर को जगह दे रही है और सरकार आने पर अग्निवीर भर्ती को ही खत्म करने का बड़ा ऐलान तक कर दिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि उनको तिरंगा नसीब नहीं हुआ, शहीद का दर्जा नहीं मिला, परिवार को पेंशन तक नहीं मिली, इवन कोई सरकारी जो अधिकारी होता है वो सबको भी सलाम करने नहीं आया, अंतिम दर्शन करने। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छदम है। तो हमने कांग्रेस ने निर्णय लिया है अलायंस की सरकार बनेगी और पहले अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सेना की भर्ती उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बन चुका है, लिहाजा अग्निवीर के मुद्दे को जिसने संभाला सैनिक वोटर उसी की तरफ रुख कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे जी का शनिवार को विधि विधान के साथ आरोहण हो गया और शनिवार सुबह 7 बजे से श्री झंडे जी को उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई और 2 से 4 बजे के बीच श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने और अब 1 अप्रैल को दरबार साहिब के महंत की अगुवाई में नगर परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के ऐतिहासिक दरबार साहिब में झंडा आरोहण किया गया। आपको बताते हैं कि दरबार साहिब का 350 साल पुराना भित्ति चित्र का इतिहास, जो अपने आप में देश की सभ्यता, संस्कृति और समागम को आज भी जिंदा रखता है। मुगलों का राज, महाभारत, गीता, रामायण और कृष्ण लीला एक साथ अगर कहीं देखनी है तो आपको श्री दरबार साहिब में मौजूद गुरुद्वारा परिसर की दीवारों में भित्ति चित्र के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। और इसको बनाने में एकदम पारंपरिक रंगों, जिसमें पपीता के रस से लेकर
फूलों के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। गुरु राम राय जी महाराज के विचारों पर आधारित उदासीन संप्रदाय से जुड़ी अलग अलग पेंटिंग यहाँ बनी है। साथ ही उस दौरान के मुगल शासकों का रहन सहन, देवी देवताओं के इतिहास से लेकर पहाड़ की संस्कृति, सब दरबार साहिब की इन दीवारों पर उकेरी गई है। भित्ति चित्र एक संदेश देते हैं, सर्वधर्म समभाव, जिसके अंतर्गत सभी को समानता के रूप में दर्शाया गया है। अगर आप भित्ति चित्रों को गंभीरता के साथ देखेंगे तो उसमें आपको तत्कालीन जो भगवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं और जो संत महात्मा हुए हैं, उन चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। वहीं यहाँ राधा कृष्ण की मनमोहक चित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण के ताड़का वध का भी चित्रण हुआ है। साथ ही हीर रांझा, लैला मजनू के भी दुर्लभ चित्र हैं, जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग के देखरेख में किया जा रहा है। इसमें मतलब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरे जो ऐसे पुरातत्व विभाग हैं, उनके संपर्क में, उनकी देखरेख में ये सारा इसका वो जो मौलिक स्वरूप है इसको और उभारते हैं, ताकि वो प्रॉपर वही रहे जो ओरिजिनल था। दरबार साहिब में बनी यह अनूठी कला एक ऐसी धरोहर है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ झंडे मेले के दौरान इसकी आभा और बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।